हेलो माय डियर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में देखा था हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आज का जो हमारा ये वीडियो होने जा रहा है, आज हम सिविक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आईसीएसई बोर्ड में यूनियन लेजिस्लेटिव हमारा एक टॉपिक है जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा आज का ये वीडियो में कि हम इनमें टॉप 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं और टॉप 20 क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लेवल को मेंटेन करते हुए आज हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सारे क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेस्ट वे ये है कि अगर हम 20 क्वेश्चंस 30 मिनट में कर लेते हैं तो मैं ये आइडिया लेके चलता हूँ कि आप 1 आवर में 28 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स टच कर ही लेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कौन कितने पानी में है, कितने लोगों की सिविक्स अच्छे से तैयार हो गई है और आप खुद एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप 20 में से 19 प्लस कर लेते हैं, 19 प्लस इक्वल टू 20, अगर 20 आउट ऑफ 20 है देन यू आर द बेस्ट। बस इसी पाथ को फॉलो करते रहिए और इसी को मेंटेन करते रहिए। तो क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं। टॉपिक हमारा आज का होने वाला है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा द यूनियन लेजिस्लेचर। द यूनियन लेजिस्लेचर और यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन किए हमने और इन्हीं में से हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए। और जैसा कि हम लोग टाइमर की डिस्कशन करते हैं और टाइमर को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं क्योंकि टाइमर बहुत जरूरी होता है। स्टॉप वॉच ही तय कर देगी सर आप कितने टाइम के अंदर करते हैं। देखिए समय का बहुत बड़ा योगदान है सर, समय बहुत प्रीशियस है। कहते हैं ना समय ही सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है, क्योंकि कहते हैं आप अपना बीता हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते सर, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो पैसों में, इसलिए समय की वैल्यू करें सर। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत में आपका टाइमर शुरू हो चुका है और आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। देखिए और ध्यान से पढ़िएगा पहला प्रश्न क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो सर हिस्ट्री का है। सर हिस्ट्री से तो है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी देश की पॉलिटी तय कौन करता है, उस देश की हिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। द क्वेश्चन इज गिवन हियर, सो वी हैव टू फॉलो द पाथ। क्या कह रहा है सर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट हैपेंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑप्शंस इज गिवन व्हाट, मोस्ट कंट्रीज वर रन बाय द आर्मी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या अधिक से अधिक कंट्रीज क्या होंगे, आर्मी के द्वारा रन की जा रही थी। यार ये तो लॉजिकल नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है और उसके बाद देखिए बहुत सारी कंट्रीज क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, डेमोक्रेटिक रूप में आ रही हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोस्ट कंट्रीज एडॉप्टेड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोनार्की होना चाहिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस सेंटेंस इज राइट। ओके ठीक है, तो ये क्या ऐसा को था क्या, राजशाही रूप उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था? नहीं सर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मोस्ट कंट्रीज एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज राइट, बिकॉज वी फॉलो द डेमोक्रेटिक पाथ। डेमोक्रेसी क्या है सर, सिंपल भाषा में जिस देश में जिस कंट्री में पीपल गवर्न कर रहे हो, हु गवर्न, पीपल गवर्न। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, सो डोंट वरी, आवाज थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, हम होंगे कामयाब। सो द राइट आंसर इज व्हाट, सी इज अ राइट आंसर, बट वी शुड फॉलो द नेक्स्ट ऑप्शन। क्या है सर, मोस्ट कंट्रीज फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट टू हेल्प बूस्ट इकोनॉमी। क्या ऐसा क्वेश्चन है ये खास, यहाँ पर आपको देखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो रही है सर। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री रूप से हमने यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत की है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डैश, क्या इसको पढ़ते हैं सर, ऑप्शंस क्या है सर, इसके ऑप्शंस देखते हैं सर। कह रहा है डैश कंटेन्स द सिटीजंस राइट एंड ड्यूटीज। यहां पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको फिलअप करना है कि कौन कंटेन करता है सिटीजंस के राइट एंड ड्यूटीज। जैसा कि हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ना सर। कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशनल कल्चरल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट विच इज गिवन और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि जो राइट्स की बात कर रहा है सिटीजन की एंड ड्यूटीज की बात कर रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दी गई होंगी सर? सर क्या लेजिस्लेचर में, क्या पार्लियामेंट में सर?
a constitution and federation. Who contain this one? And the right answer is what? C. Constitution सर contain करके चलता है सर. कौन contain करता है सर? Constitution. So the right answer is C. Clear? सर आगे बढ़ते हैं. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर हमारा. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. कह रहा है इंडिया एडॉप्टेड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर फीचर फ्रॉम. इंडिया ने कौन सा फीचर अडॉप्ट किया? बाइकैमरल के बारे में बात कर रहा है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर फीचर कहां से एक्सेप्ट किया है, कहां से एडॉप्ट किया है? बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा बाइकैमरल फीचर क्या होता है. सर देखिए हमारा सिस्टम जो चल रहा है बाइकैमरल चीज चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. कौन सा सिस्टम को? पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत हमारे यहाँ किस प्रकार कितने टाइप के हाउसेस हैं? देयर इज 2 टाइप ऑफ हाउस. कितने टाइप के हैं सर? देयर इज 2 टाइप ऑफ हाउस. कौन से सर? लोकसभा एंड राज्यसभा. क्लियर? यू गॉट माय पॉइंट. लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके सर अब इसी को देखना है सर. ये जो हमने प्रोसीजर है कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट. क्या ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट से हमने इसको कॉपी किया है? क्या हमने इसे साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट से लिया हुआ है या ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया हुआ है? सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 ऑप्शन पड़ गए हैं. कोई इशू नहीं है सर, देख लेंगे. यहाँ पर कोई एक और इशू होना चाहिए, आपको ऑप्शन होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है. बट आप चलिए तीनों में बताइए सर क्या है. इसको आप छोड़ दीजिए, सेकंड रिपीट हो गया सर, कोई इशू नहीं है सर, इसको आप छोड़ दीजिए. इन तीनों में बताइए सर कौन सा आपका है? ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट सर, साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट. इन तीनों में कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा सर. मैं इंतजार करता हूं. बाइकैमरल के बारे में बात कर रहा है. ये सिस्टम है, आपको पता है आजादी के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले 1935 में भी ये प्रोविजन थे. ये जो हमने सिस्टम एडॉप्ट किया है बाइकैमरल, ये हमने लिया है सर कहां से? ब्रिटेन से लिया है. कहां से लिया है सर? ब्रिटेन से. यानी कि हम कह सकते हैं इसमें जो डी है ऑप्शन इज राइट आंसर. ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे से लिया हुआ हमने. कहां से लिया हुआ है सर? ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसको मैं एक बार रिलेट करता हूं, फिर से बात करता हूं. ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने लिया हुआ है. तो क्वेश्चन ये उठता है मेरे माइंड में कि सर हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया है, तो ऑस्ट्रेलियन से क्या भी कुछ लिया है क्या सर? तो यार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा. बिल्कुल है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से भी हमने लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से फेडरल सिस्टम के बारे में. क्या लिया हुआ है सर? सॉरी एक सेकेंड. फेडरल सिस्टम नहीं सर, हमने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से मैंने लिया हुआ है कंकरेंट लिस्ट के बारे में. किसके बारे में? कंकरेंट लिस्ट के बारे में. किसके बारे में? कंकरेंट लिस्ट. आपको बताएंगे आगे. देयर इज अ 3 टाइप ऑफ लिस्ट. कितने टाइप की लिस्ट होती है सर? 3 टाइप ऑफ लिस्ट है. 3 टाइप ऑफ लिस्ट है सर. कितने टाइप की सर? 3 टाइप ऑफ लिस्ट है. उनमें से अगर हम बात करें, एक लिस्ट होती है सेंट्रल लिस्ट. कौन सी होती है सर? आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत फायदा आने वाला है. एक स्टेट लिस्ट होती है सर. क्या होती है सर? स्टेट लिस्ट होती है सर. एक होती है सर आपकी कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट. यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट को लिस्ट 1 भी कहा गया है. क्या कहा गया है? इसको लिस्ट 1 भी कहते हैं. इसको स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 भी कहते हैं सर. क्या कहते हैं सर? लिस्ट 2 भी कहते हैं सेकंड. और इसे लिस्ट 3 भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लिस्ट 3 कहा जाता है सर. स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक पे रूल बनाने का, लॉज बनाने का राइट किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक होंगे उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. जैसे योगी जी अगर बनाना चाहेंगे कोई भी लॉ तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत. कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक रखे जाते हैं जिनके अंतर्गत स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं. क्लियर? सो देयर इज अ थिंग. ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है. क्लियर? यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका का. क्या साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट से भी हमने कुछ लिया है? एब्सोल्युटली वी हैव टेकन अ स्पेशल प्रोविजन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअली साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट से हमने लिया हुआ है. किसके बारे में? अमेंडमेंट प्रोसेस. देखिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर देते हैं सर? अमेंडमेंट करते हैं सर. तो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर हमने लिया हुआ है साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट से. वी शुड नॉट गो ऑन सो डेप्थ, बट हमने थोड़ा सा लिटिल बिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें कर ली हैं. आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके कभी ना कभी फायदेमंद आने वाली हो सकता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको महत्वपूर्ण हो जाए. चलो आगे बढ़ते सर. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सर. क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर? पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री. विच सिस्टम इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? कह रहा है कि सर एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिवीजन ऑफ पावर किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ पावर किया जा रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड द अदर गवर्नमेंट्स जो स्टेट के अंदर पाई जा रही है. इसका मतलब कोई ना कोई टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा. एंड द ऑप्शन इज गिवन फेडरलिज्म,
डेमोक्रेसी, एनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, इनमें से किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर ये जो बात कर रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है? फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है। फेडरल सिस्टम ही क्या होता है? फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सर क्या होती है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसके बीच में सर? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बात करता है सर। किसके बारे में? डुअल गवर्नमेंट में। एंड ऐसा नहीं है सर कि डुअल गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में है वहां फेडरलिज्म हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं सर। हो सकता है कि सर फेडरलिज्म भी है, सॉरी यूनिटरी सिस्टम भी है और टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सारी की सारी पावर जो रख रहा है वो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट रख रहा है। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा पहले कि सर ये पावर आपकी है, ये पावर है, अदरवाइज क्लैसेस होने लगेंगे। So this is the thing. So we have to understand this is the provision of federalism. Clear? Okay. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पढ़िए पढ़िए। कंप्लीट द एनालॉगी। कंप्लीट करना है सर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। क्या बोला इसने सर? यूनियन लिस्ट के अंदर कहते, अभी मैंने देखी ना 3 टाइप ऑफ लिस्ट देखी थी। सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं सर, यानी कि सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है, ये इसके अंदर आता है सर। टोटल यूनियन लिस्ट के अंदर 100 टॉपिक्स हैं, 100 हैं सर। अभी लिख दूंगा मैं, अभी लिख दूंगा, नोट कर लीजिएगा फैक्ट, और ये करंट से रिलेटेड है, डोंट वरी अबाउट दिस। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत 100 डिफेंस, सॉरी यूनियन लिस्ट के अंदर 100 नहीं, यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है। तो आपको बताना है स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा, इनमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है। क्या रेलवे आता है? क्या एक्सटर्नल अफेयर आता है? क्या पब्लिक हेल्थ आता है? वॉर एंड पीस आता है? इनमें आपको बताना है स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आता है सर। अब देखिए रेलवे जो है ना, आपने देखा होगा पूरे देश में चलती है, कंट्री में चलती है, याद करना बहुत, समझना बहुत आसान है यार। जब पूरे कंट्री में चलती होगी तो किसी स्टेट का राइट थोड़ा ना होगा, वहां तो सेंट्रल का होगा। कट गया, कैंसिल 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 भैया, तो रेलवे कैंसिल। एक्सटर्नल अफेयर, किसी कंट्री से बात करना है तो मोदी जी बात करेंगे ना सर, स्टेट के लोग थोड़ा ना बात करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वॉर, अगर किसी कंट्री से वॉर हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी उसे, ये भी गलत होगा। यानी कि पब्लिक जो हेल्थ है ना सर, वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत टॉपिक रखा गया है। कितना आसान है समझना, समझने का प्रयास करिए, पढ़िए, दिल लगी लगाइए सर। समस्या ये है कि आप दिल लगी कहीं और लगाते हैं सर, मन कहीं और रहता है सर। कंसंट्रेशन बहुत आसान है, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना बहुत आसान है। अगर आप अपनी मेमोरी पावर को अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, बेस्ट, दुनिया का इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। पढ़ना बहुत आसान है, याद रखिएगा। पढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। पढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। जरूरत पड़ती है लिखने में। आप जब लिखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो आप एक शब्द नहीं लिख पाएंगे। आप इमेजिन कर लीजिए ना, जब भी आप लिखेंगे तो आपका माइंड वही होगा, थॉट चल रहा होगा, लेकिन पढ़ते समय आपका माइंड डाइवर्टेड होता है। इसीलिए अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं 1 या 2 घंटे, प्रयास करिए कि अगले 15 मिनट 20 मिनट में उस टॉपिक को बिना बुक और सब बंद करके रख दीजिए। एक पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए, आपने जो 2 घंटे पढ़ा है उसको बिना देखे आप समरी के रूप में पूरा कन्वर्ट कर दीजिए। और जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे सर, तो आप ये देखेंगे कि आपको सारी चीजें तैयार हो गई है नहीं, अदरवाइज आपका पेन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और अगर एक बार में आप लिख ले गए पूरा, तो ये मान के चलिएगा आपको पूरा तैयार हो चुका है। बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है सर तैयारी का ये, ठीक है, अपनाइएगा अगर आपको बेटर लगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब यहाँ मैं आपको लिस्ट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर लिस्ट पे डाला हुआ है। कह रहे हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे टोटल आपके कितने टॉपिक है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। स्टेट लिस्ट में 66 टॉपिक है। क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लगाना, जो टाइपिंग में यहाँ पे अगर आप देखें 2 डैश दे देते, प्रोपोर्शनल का साइन दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। बट मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें देखो टाइपिंग में करने में दिक्कत होती है, और मैं इतना स्पेशलाइज तो हूँ नहीं अभी चीज़ों पे, और नहीं इतना भी बड़ा स्कोप है कि मैं स्पेशल टाइपर रखूँ अलग से। चलिए, पर धीरे धीरे चीज़ें सिस्टम बदल जाएंगी। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत 66 टॉपिक्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कितने टॉपिक्स हैं, आपको ये बताना है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक साथ पहले। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट है और आपको याद भी होंगी। जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में 100 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 100 टॉपिक्स हैं सर, याद रखिएगा। कितने टॉपिक्स हैं? 100 टॉपिक्स हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस समय इसमें 97 थे, 100 टॉपिक्स हैं भी 100। स्टेट लिस्ट प्रेजेंट टाइम में
स्टेट लिस्ट के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में कितने टॉपिक्स है सर? 61 है। 61 कितने सर? 61। अब क्योंकि डाटा बहुत पुराना है, डाटा बहुत पुराना है सर इसमें, और क्वेश्चन मैंने दिया था टाइपिंग के लिए, उस हिसाब से क्वेश्चन को टाइप कर दिया, डाटा गलत है। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ करंट का बता रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट का है सर। अभी क्या सर? 61 है सर। और कंकरेंट लिस्ट में सर सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं होगी। प्रेजेंट का बता रहा हूँ इसलिए दोनों डाटा आप सुन लीजिएगा। और कंकरेंट लिस्ट में प्रेजेंट में कितने? 52 हैं। कितने सर? 52। बहुत आसान है। अब जरा समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या है। ये जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन आपका पुराना है, क्वेश्चन पुराना है सर। अब सुनिएगा जरा सर। ओरिजिनली 97 टॉपिक्स थे सेंट्रल लिस्ट में। कितने सर? 97। देखो इसलिए एक ऑप्शन डाल रखा है, और जो बुक्स में मटेरियल छपा होता है बहुत पुराना होता है। तो अगर आपको ये डाटा मिल जाए तो याद रखिएगा आपको करंट को टिक करना है, करंट टिक कर देना, कोई इश्यू नहीं है सर। 100 है। पहले टोटल स्टेट लिस्ट के अंदर 66 टॉपिक होते थे, देखिए यहाँ पे 66 दिया गया, इसीलिए दिया गया सर। अब क्या है? 65 है, यानी कि 5 टॉपिक्स यहाँ से छीन लिए गए सेंट्रल ने, और वो कहाँ डाल दिए गए? इसमें। यानी कि ओरिजिनली 47 टॉपिक हुआ करते थे आपके किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। आज कितने हो गए? 52 हो गए हैं सर। अब देखिए ये आपका कंडीशन आ गया, ऑप्शन 66 अकॉर्डिंग है, तो आपको फॉलो करना है किसमें? 47 को टिक कर देना है, क्योंकि 66 जब थे स्टेट में उस समय कंकरेंट में 47 हुआ करते थे। अगर यहां दे दे 61 तो फिर आप 52 वाले में चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा सर आपको करना है। तो डाटा दोनों डालना है, ये ओरिजिनली आपका था, ओरिजिनली, ठीक है। दोनों डाटा आप याद रखिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। क्या रखा गया है? करंट वाला डालेगा तो करंट का आप लिखना पड़ेगा, अगर उन्होंने पुराना ओल्ड वर्जन डाटा डाल दिया तो ओल्ड वर्जन वाला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नो डाउट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन तो मजेदार है सर, क्वेश्चन तो मजेदार है सर। चलिए 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 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ देता हूं सर। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फंक्शन और पावर इज नॉट एक्सरसाइज बाय द एक्सपीरियंस। कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा पावर है जो स्पीकर होता है। स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। कहाँ पे होता है? लोकसभा में होता है, ठीक है। लोकसभा को लीड कर रहा होता है सर, एक तरह से प्रोसीडिंग ऑफिसर कह सकते हो इसको, प्रोसीडिंग ऑफिसर सर। लोकसभा को लीड कर रहा होता है स्पीकर। कौन से पावर नहीं करता? पहला क्या कह रहा है सर? डिसाइडिंग वेदर अमेंडमेंट टू अ बिल शुड बी मेड और नॉट। क्या ये पावर करता है? क्या नहीं करता है ना सर, बिल्कुल नहीं करता। और यहाँ कह रहा है पावर नहीं वाले आपको बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ये पावर नहीं करता है सर, आपका राइट नहीं है सर इसके पास कि कौन सा अमेंडमेंट करना है कौन सा नहीं करना है, कैसे ये कोई पावर नहीं है सर। आगे देख लेते हैं सर। फिर कह रहा है डिसाइडिंग द बिल टाइप मनी और ऑर्डिनरी, ये भी नहीं करता सर, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा सर। थर्ड क्या कर रहा है? इंटरप्रेटिंग द रूल्स ऑफ द हाउस एंड आल्सो पुटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन टू द वोट। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट, यही तो करा रहा होता है सर। क्वेश्चन पुटिंग का टाइम देता है अलग अलग वेरिएंटी को, तो ये गलत हो जाएगा सर। नन ऑफ दिस, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कहां पर दिया गया है सर? फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहां मिल रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते। याद रखिएगा मनी बिल ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन व्हाट? ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, याद रखिएगा ये। चलो आगे बात करेंगे, आगे मिल जाएगा तो देख लेंगे क्वेश्चन आपका। चलो आगे क्वेश्चन क्या करा भैया, देखो क्वेश्चन देखो गौर से। कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। प्रेसिडेंट एनालॉजी, प्रेसिडेंट इज व्हाट? रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है तो आपको बताना है पार्लियामेंट का रिलेशन किसके साथ होगा, ये बताना है आपको। अगर प्रेसिडेंट रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो आपको ये बताना है पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू व्हिच वन? व्हाट? लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर से, जुडिशरी से, हाउस ऑफ द पीपल से, प्राइम मिनिस्टर से। याद रखिएगा पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट के कितने सर? इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, आंसर क्या होता है? आंसर तो बी हो गया सर, सॉरी बी ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था। चलिए जो भी है, हाउस, दिस इज हाउस ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट के सर 2 हाउसेज होते हैं, एब्सोल्युटली 2 हाउसेज हैं। अगर हम ये बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के हाउ मच पार्ट, देयर इज 3 पार्ट। कितने पार्ट सर? देयर इज 3 पार्ट। कौन कौन से सर होते हैं सर? देयर इज अ 3 पार्ट में लोकसभा तो होती है सर, राज्यसभा तो होती है सर, ठीक है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी पार्ट होता है। प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में दिया गया है। कहाँ दिया गया? आर्टिकल 52 में। राज्यसभा के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 में दिया गया है।
कहाँ पर दिया गया 81, लोकसभा के बारे में हमारे आर्टिकल में 81 में दिया गया है, ठीक है ना। और हाउसेस तो 2 ऑलरेडी है ही है सर, इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें बहुत कह सकते हैं एक्स्ट्रा होंगी, उनको भी आप नोट करते चलेंगे तो ये बेटर होगा आपके लिए सर। बहुत ही क्वेश्चंस आपके वैरायटीज से एमसीक्यू फॉर्मेशन हो सकता है, देखिए कहीं से भी डाल दे, एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन जाए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बताइए सर 3 पार्ट्स हैं, कोई ऑप्शन डाल दिया उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट डाल दिया या कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डाल दें, ठीक है ना। हाउसेस से आप देखेंगे तो 2 हाउसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म एक ही टाइप्स टॉपिक से, तो आपको समझ के चलना है आगे। चलिए आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर। आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, डिस्क्रिप्टिव बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो टाइम हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें समझना है हर चीज को। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट राज्यसभा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राज्यसभा के लिए सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन सोच समझ के पढ़िएगा, नीचे ऑप्शंस पड़े हुए हैं आपके। इट इज रिफर्ड टू एज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या इसे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, सोच के बताइए सर। क्या राज्यसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, नहीं, नहीं कहा जाता है सर, ये गलत है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस किसे कहा जाता है, लोकसभा को, किसे कहते हैं, लोकसभा को। और जो अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। क्लियर। सो ये हमारा पॉइंट समझ में आ गया सर। अच्छा, यानी कि ए का हमारा 9 का हमारा ये रॉन्ग हो गया सर। इसके बाद सेकंड पे आइए सर। इट हैज 250 मेंबर, क्या राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं, यस, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। बट इलेक्शन कितने में होता है, 245 में होता है, जिनमें से 12 मेंबर को नॉमिनेट करेगा एंड 233 का इलेक्शन होता है। गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं सर, कैसे होता है ये आपकी अलग प्रक्रिया है। सो ये हमारा पॉइंट हो गया। अच्छा, हम कह सकते हैं यहां से कि सर हमारा पहला गलत था, दूसरा सही है सर। आगे पढ़ लेते हैं। द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी 25 ईयर। बताओ भैया, क्या 25 ईयर होती है क्या सर मिनिमम एज? यार अगर हम सोचे ना तो यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगर थोड़ा सा भी हमने पढ़ा होता, कैसे सर थोड़ा सा पढ़ा होता, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि मिनिमम एज होती है सर 30 ईयर फॉर द राज्यसभा। ये लोकसभा की एज लिखी हुई है सर, यानी कि थर्ड भी गलत हो गया सर हमारा। आगे आते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ अ राज्यसभा। यस, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो ऑफ द राज्यसभा, यानी कि चेयरपर्सन करता है। तो हमारा फोर्थ सही हो गया सर हमारा, और सेकंड सही हो गया। बाकी फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है। ऑप्शन देख लीजिए, ओनली 1 यस रॉन्ग, बी 2 बार लिखा, ओनली 4 गलत हो गया सर। सेकंड एंड थर्ड गलत हो गया सर। सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि हमारा डी इज अ राइट आंसर। व्हाट इज डी इज अ राइट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हमारे पास टाइम कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, फिर भी हम लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इन विच सिनेरियो डज द गवर्नमेंट मेक अ डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट, किस कंडीशन में सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात करता है? व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, when there is a natural calamity or a pandemic. No, this is wrong. सप्लीमेंट्री की ग्रांट की बात यहाँ पर नहीं करता है सर। when the amount authorized for the financial year and the balance from the previous year is exhausted, नहीं सर ये भी गलत है। सप्लीमेंट्री के यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बनता अगर एग्जॉस्टेड हो जाएगा सर। when budget has not been passed before the beginning of the new financial year, नहीं सर ये भी नहीं, उसके लिए तो टोकन कर निकाल लेते हैं हम लोग मनी। दिस इज नॉट अ राइट। सो थर्ड गलत, फोर्थ गलत, सेकंड गलत, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, ए इज अ राइट आंसर। व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द फाइनेंशियल इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, कम हो जाएगा तो हम सप्लीमेंट्री ग्रांट की रिक्वायरमेंट करते हैं। क्लियर, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन मजेदार है सर। क्वेश्चन में कोई अगर आपको लगे कमी है तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल में बढ़वा दूंगा सर। क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि लेवल में कमी है तो मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़वा दूंगा सर। और कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन कैसे हैं सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर। मैच करना है सर, ये थोड़ा सा मैचिंग में बनाने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, देखने में क्या लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अरेंज करना होता है पीपीटी में, थोड़ा सा तो डिसबैलेंस हो गया है इसमें, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हैं, यहाँ उनका डिफिनेशन लिखा, आपको मैच करना है। पहला कह रहा है जीरो वार के बारे में आपको बताना है सर।
द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट यहाँ लिख दिया जबकि लिखा यहाँ होना चाहिए था, कोई दिक्कत, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा है इसलिए आपको समझना है सर। 0R को टैली करना पहला, इधर आपका टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। एडजर्नमेंट सभा क्या होती है आपको टैली करना, इधर डिफिनेशन पड़ी होगी। प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है आपका। अब इधर क्या दिया गया, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड फॉर द फ्रेश इलेक्शंस, इधर लिखा लास्ट फ्रॉम 12 नून टू 1 नून डज नॉट इन द सेशन, ऐसे दिया गया है। अब इसको मैं आपको, देखो टेंशन हो रही होगी मुझे पता है सर, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक पॉइंट से पूरा का पूरा आंसर निकाल दोगे, एक पॉइंट से सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बुक्स में भी देख लेना, अगर यहाँ पे आपको टर्म ना समझ में आ रहा हो तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ तरीका। अब इसी ने बोला 0R, आपको पता है 0R कब से कब चलता है, 12 बजे से चलता है सर 1 बजे, यानी कि 12 बजे के बाद का समय। तो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है लास्ट फ्रॉम 12 नून टू 1 o'clock, यानी कि पहले का जो है वो थर्ड सही है, पहले का थर्ड सही है। अब देखो बच्चों को यार ये लगेगा यार हमको नहीं आता, छोड़ दो क्वेश्चन, नहीं छोड़ना नहीं है ना, यही तो दिमाग लगाना था। इन क्वेश्चन का मतलब आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर 2 सेकंड में निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे जरा समझो, पहले का थर्ड हो गया, अब ये चेक करो कि किसमें पहले में थर्ड पड़ा है, यहाँ पहले का सेकंड पड़ा, गलत हो गया ऑप्शन, पहले का सेकंड पड़ा हुआ है, गलत हो गया ऑप्शन, पहले का थर्ड मिल गया सर और पहले का फोर्थ मिल गया, यानी कि किसी भी एक को छोड़ करके बाकी सब में अलग दिया गया, थर्ड नहीं दिया गया है, तो आप कह सकते हो पक्का सी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर कट यहां से पता चल रहा है। दूसरे का यानी कि जो हमारा सेकंड वाले उसका फोर्थ हो जाएगा। एडजर्नमेंट ऐसा होता है डज नॉट एंड द सेशन ऑफ, यहाँ पर पार्लियामेंट दे दिया गया, ठीक है। प्रोरोगेशन के बारे में बता रहा है सर, क्या होता है सर, ऐसा समथिंग दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनको एक टॉपिक में पूरा टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर आर कॉल्ड मेंबर बिल्स, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड टू करेक्ट द स्टेटमेंट। ओके, ये जो आपका वर्ड यहाँ पे लिखा मेंबर बिल, इसको रिप्लेस करना है, ये गलत लिखा हुआ है। जो भी बिल आपका मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे मिनिस्टर बिल नहीं कहा जाता है, कुछ और नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, मिनिस्टर्स बिल्स, प्राइवेट बिल्स, गवर्नमेंट बिल्स, ऑफिशियल बिल, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, सी इज अ राइट आंसर। उन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट बिल्स। क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, सी इज अ राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ये क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज द बिल बिकम एन एक्ट, किस कंडीशन पे, सर क्या कह रहा है, किस कंडीशन पे कोई भी बिल आपका एक एक्ट बन जाएगा, एक कानून बन सकता है। ऑप्शन पढ़िएगा, पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट। सर यही तो स्टेटमेंट है सर, जब भी कोई बिल आपका पार्लियामेंट से पास हो जाए और साइन कर दे प्रेसिडेंट, वो एक्ट बन गया। ए इज एब्सोल्युटली राइट। नीचे पढ़ें या ना पढ़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला स्टेटमेंट तो 100% सही ही है आपका, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सर पढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ आर द अमेंडमेंट्स pertaining to the manner of the election of the president done। क्या कह रहा है, how are the amendments pertaining to manner of the election of the presidents done, by obtaining simple majority of the upper house, गलत, by obtaining the 2/3 majority of the both house, देखते हैं सर। फिर क्या कह रहा है by obtaining the executive approval, गलत, by obtaining 2/3 majority as well as state legislative approval, बिल्कुल सही सर। क्या सर, how does the amendment pertaining to the manners of the election of the president, अगर आप प्रेसिडेंट के चेंजमेंट लाना चाहते हैं किसमें, इलेक्शंस में, तो सर आपको 2/3 से तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट के साथ साथ में कंकरेंट लिस्ट मैटर आ रहा है सर, और साथ साथ में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसमें, डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है सर, कह रहा है द यूनियन बजट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, यूनियन बजट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, यूनियन बजट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, डैश एंड डैश, मेंबर्स बिल एंड फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन बिल एंड गवर्नमेंट बिल्स, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। देखिए फनी, ये तो गलत हो गया, फाइनेंस बिल और मनी बिल होता नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल एंड गवर्नमेंट बिल होता नहीं सर, मेंबर्स बिल का बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल बिल नहीं। द राइट आंसर इज अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, बी इज अ राइट वन। यूनियन बजट इज डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनल बिल, सो बी इज अ राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा सर इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। क्या कह रहा है सर, ऑल फाइनेंशियल बिल आर इनिशिएटेड इन द व्हाट, कहां पर, कोई भी फाइनेंशियल बिल है
कहाँ उसकी शुरुआत की जाएगी? राज्यसभा में? नो मैन, राज्यसभा में नहीं होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस? नहीं सर, जुडिशरी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। लोकसभा में मनी बिल हो या आपका फाइनेंस बिल हो, दोनों ही आपके लोकसभा से शुरू होते हैं। हाँ, मनी बिल में लोकसभा के पास मोर पावरफुल है, लेकिन एक बार फाइनेंस बिल लोकसभा से शुरू हो जाएगा, दोनों के पास, राज्यसभा के पास और इनके दोनों के पास आपके सेम पावर होंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द पावर ऑफ द impeaching the president for violation of the constitution of India is shared by। ये देखिए, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट की, ये हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में दिया गया है। और कब कर सकता है? ओनली इन द वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया जब किया जाएगा तो कैसे? द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइसराय, क्या ये इम्पीच करेंगे? नहीं सर, ये गलत है। द जुडिशरी एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। इम्पीचमेंट क्या है? प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस है, सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए। The chief minister of the union territories? No man, wrong answer. The two legislature house, absolutely, ये दोनों के दोनों आपके जो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर बिल पास किया जाएगा। तो द राइट आंसर विल व्हाट? डी इज अ राइट आंसर। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर क्या कह रहा है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन नंबर सर 18 क्या कह रहा है सर? Why is the constructive and progressive opposition required for smooth functioning of the democracy? Yes, smooth आपके functioning हो सके डेमोक्रेसी की, उसके लिए जरूरी है आपकी ensuring accountability for a democratic government. Yes, this is right. Passing government bills and making amendment to the constitution for impeachment of the prime minister. This is wrong. ये गलत हो गया सर, 4 हो नहीं सकता सर, ठीक याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है सर? ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला कंडीशन क्या दिया गया सर? पासिंग द गवर्नमेंट बिल एंड मेकिंग द, इसके लिए सर कोई जरूरत नहीं है। द राइट आंसर विल व्हाट? एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी हमारी फंक्शनिंग अच्छे से करे, इंश्योर करे। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा होना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 19 सुनिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? Why is an adjournment motion is passed? Why adjournment motion is passed? To turn a bill into an act? No man, it's wrong. नहीं सर, बिल को एक्ट बनाने में नहीं। To discuss emergency situations, to elect the speakers, to counter no confidence motion. एडजेंट जो हमारा मोशन होता है पास किया जाता है, टू काउंटर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नहीं सर गलत है। इलेक्ट द स्पीकर गलत है सर, स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए नहीं। बी इज द राइट आंसर, टू डिस्कस द इमरजेंसी सिचुएशन। एडजर्नमेंट मोशन हमारा पास किया जाता है। ध्यान रखिएगा सर, हमारा 30 मिनट हो चुका है, लेकिन हमने क्योंकि बहुत बीच में टाइम कंज्यूम किया, क्योंकि डिस्कशन किया सर, अदरवाइज हम 30 मिनट के पहले कंप्लीट कर सकते थे। फिर भी अगर हम 20-30 में कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम तो बहुत है ना, कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही सिंपल मैंने रखा है। व्हाट डज आरटीआई स्टैंड? आरटीआई किस चीज के बारे में स्टैंड करता है सर? आरटीआई रीजनल ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आइडेंटिटी। एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट? सी। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2005 में एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका। इस एक्ट के तहत किसको सर? डेमोक्रेसी को और क्या करना? फेयर करने के लिए काम किया जा रहा है। किसके लिए सर? डेमोक्रेसी को और कितने फेयर तरीके से, वेल कंडीशन में हम इसको ग्राउंड लेवल तक ले जा सके सर। इसको क्या किस लिए लाया गया सर? करप्शन को रोका जा सके, करप्शन को सर इन्वॉल्व जो लोग हैं, लोगों को, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोग इन्वॉल्व हो डेमोक्रेसी में, इसलिए लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है डेमोक्रेसी से। एक बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो सर ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको मजा जरूर आया होगा इन 20 क्वेश्चंस में। और भी अगर आपको लगता है कि इस पर 20 क्वेश्चंस की एक और नया वीडियो लेके आना चाहिए, अगर लगता है आपको, क्योंकि टॉपिक एक ही है सर एग्जाम के लिए, अगर आपको लगता है कि सर और क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं इसी टॉपिक के 20, 30, 50 क्वेश्चंस का टॉप 50 सिलेक्ट करके भी लेके बना के वीडियो ला सकता हूं आपके लिए। बस अगर आपको लगता है, आप अपनी डिमांड जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।